ये जो है लुसेंट का लेक्चर नंबर 8 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, और वो आज पढ़ने क्या वाले हैं तो पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में। हम आइसोटोप, ठीक है, आइसोबार ये सब देख लिए थे। आज हम नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझिएगा ध्यान से कि नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। ओके, कितने प्रकार की होती है तो ये होती है 2 प्रकार के। ओके, ये होती है 2 प्रकार के। एक देखने को मिलेगा आपको नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा क्या है तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और इसे क्या बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब समझिएगा ध्यान से कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये बोलते किसको हैं पहले वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन हम किसे बोलेंगे तो नाभिकीय विखंडन बोलेंगे हम लोग एक भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना, ठीक है। किसे बोलेंगे, एक भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना, ठीक है। एक भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना कैसी अभिक्रिया है तो ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन का। एग्जाम्पल क्या है इसका तो एग्जाम्पल है परमाणु बम। क्या है, परमाणु बम। ओके, परमाणु बम की बात बोलेंगे तो इसके खोज जो किए थे, इसके खोज ही पूछता है एग्जाम में तो वो याद रखिएगा। खोज कौन किए थे तो खोज किए थे ओटो होन, ठीक है। ओटो होन अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मारेंगे, ओपेन हीमर। ओटो होन अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मारेंगे, ओपेन हीमर, ठीक है, ओपेन हीमर आप मार सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां तक तो कोई अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिएगा परमाणु बम की बात बोलेंगे तो ये तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है। आपसे क्वेश्चन और भी पूछेगा कि पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था 21 देश पे गिराया गया था या फिर कहां पे गिराया गया था। ओके, तो आपको क्या याद रखना है तो याद रखना है कि पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु विस्फोट जो हुआ था ये कहां पे हुआ था तो याद रखना है हिरोशिमा पे। कहां हुआ था, हिरोशिमा पे हुआ था। ओके, और पहला परमाणु विस्फोट जो है ये हुआ कब था तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ओके, किसके द्वारा हुआ था तो अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा हुआ था, ठीक है, परमाणु हमला, ठीक है। कहां पे, हिरोशिमा पे। कब तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ओके, और पहला परमाणु जो विस्फोट हुआ था इसका नाम क्या रखा गया था, इस परमाणु बम का नाम क्या था तो याद रखिएगा लिटिल बॉय, ठीक है। क्या नाम रखा गया था पहला परमाणु बम का, पहला परमाणु बम का लिटिल बॉय, ठीक है।
लिटिल बॉय रखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो वो चीज़ भी आपको याद रखना है। दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो याद रखना है दूसरा परमाणु विस्फोट जो हुआ था यह हुआ था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। ओके, और दूसरा परमाणु विस्फोट जो है ये हुआ कहाँ पे था, तो हुआ था नागासाकी। कहाँ पड़ता है, तो जापान में। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखना है अमेरिका के द्वारा हुआ था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा ही हुआ था दूसरा परमाणु विस्फोट और दूसरा परमाणु हमला। ओके, कहाँ पे, तो नागासाकी पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, अब देखते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या देखेंगे, नाभिकीय संलयन देखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि दूसरा परमाणु विस्फोट जो हुआ था ना, इसके तहत जो है दूसरा जो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, परमाणु विस्फोट हुआ तो नागासाकी पे जो परमाणु विस्फोट हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वार जो है ये खत्म हो गया था, समाप्ति हुआ था। ठीक है, खत्म हुआ था, मतलब समाप्ति बोल सकते हैं, समाप्त। किस परमाणु विस्फोट के बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो क्या बोलेंगे, दूसरा परमाणु विस्फोट जो कि नागासाकी पे हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ था स्टार्ट जब पूछेगा तो 1 सितंबर 1939। ठीक है, और यह 1945 तक चला था। ठीक है, 1945 तक चला था लगभग, तो समाप्त हो गया था लगभग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नाभिकीय संलयन। किए संलयन, संलयन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय संलयन हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है, नाभिकीय संलयन किसे बोलेंगे, जब छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन बोलेंगे। ओके, छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये कैसी अभिक्रिया है, सूर्य की जो किरणें आती है या सूर्य में जो संलयन होता है वो कैसी संलयन होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। ओके, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका, जब दो हल्के छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ओके, एग्जाम्पल याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ओके, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य, क्योंकि सूर्य तो एक तारा है, तो तारा में भी याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ओके, अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ओके,
यहां लिख देते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण करके क्या चीज का निर्माण करता है, तो ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ओके, ऊर्जा का निर्माण याद रखिएगा। ओके, कितना ईएमयू होता है ऊर्जा का निर्माण, ठीक है, कितना ईएमयू ऊर्जा का निर्माण होता है, कितना ईएमयू बराबर ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा निकालते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहां समझिएगा। नाभिकीय संलयन में, ठीक है, नाभिकीय संलयन तो एक अभिक्रिया है। ओके, तो इसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ओके, और कितना ईएमयू बराबर ऊर्जा निकलती है, कितना ईएमयू, तो याद रखना है आप लोग को, कितना निकलती है, तो 17.6 EMV, ठीक है, EMV ऊर्जा निकलती है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम बताया आपको एग्जांपल नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, इसका खोज पूछ लेगा आपसे। ओके, हाइड्रोजन बम का खोज याद रखिएगा। खोज कौन किए थे, टेलर। कौन किए थे, एडवर्ड टेलर किए थे हाइड्रोजन बम की खोज, एडवर्ड टेलर, ठीक है, एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम की खोज किए थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर से 3 चीज आपसे पूछेगा। नाभिकीय रिएक्टर 3 क्वेश्चन पूछता है आपसे। ओके, पहला पूछेगा आपसे, पहला पूछेगा मंदक, मंदक, मंदक अभिक्रिया पूछेगा। मंदक क्या है, मंदक, ठीक है। दूसरा पूछेगा नियंत्रण क्षार के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, नियंत्रक क्षार के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तीसरा पूछेगा ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन, ईंधन के रूप में। ओके, तो तीनों चीज याद रखना है। देखिए, मंदक के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा भारी जल और ग्रेफाइट का, भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। भारी जल, और भारी जल को क्या बोलते हैं, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में, ठीक है। अब देखिए, नियंत्रण क्षार के रूप में पूछेगा कि नियंत्रक क्षार के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ईंधन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूरेनियम और प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में नाभिकीय रिएक्टर में, 3 प्रकार के। एक पूछेगा मंदक के रूप में, नियंत्रक क्षार के रूप में, ईंधन के रूप में, इस सब में किसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अब जो है देखिए, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मंदक का कार्य क्या है। मंदक जो है, ये मंदक होता क्या है, तो मंदक जो होता है, मंदक का कार्य क्या है, तो न्यूट्रॉन की गति को जो है ये धीमा कर देता है, ठीक है। मंदक क्या करता है, मंदक का कार्य क्या है, तो ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है,
ओके, न्यूट्रॉन गति को धीमा कर देता है कौन? तो मंदक का कार्य। ओके, और मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आपको याद रखना है कि कुछ जो है प्रमुख परमाणु केंद्र देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख ऊर्जा परमाणु केंद्र। ठीक है, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र देख लेते हैं। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पूछता है इससे तो याद रखना है आपको। जैसे कि पहला पूछेगा कि तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र के कहाँ पे है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे याद रखना है, महाराष्ट्र के ट्राम्बे नामक जगह पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं केगा। केगा कहाँ पर है परमाणु ऊर्जा केंद्र? केगा, तो केगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक। कर्नाटक। केगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक पे है। ओके, कर्नाटक में है। अब आगे क्या है? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है? तो याद रखना है राजस्थान। रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ओके, आगे है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम कुंडलकुलम, ये कहाँ पर है? तो दोनों तमिलनाडु में है। कलपक्कम, कलपक्कम और कुंडलकुलम। कलपक्कम और कुंडलकुलम दोनों कहाँ पर है? तो TN याद रखिएगा, TM। ठीक है, तमिलनाडु में है। ओके, लिख ही देते हैं, तमिलनाडु में है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नरोरा। नरोरा कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड शहर पड़ता है, ऐसे तो यूपी में है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूपी में। ठीक है, क्या बोले? नरोरा। नरोरा, नरोरा कहाँ पर है? तो यूपी। यूपी के कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो आगे है काकरापारा। काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा कहाँ पर है? तो गुजरात। काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात के किस जगह पूछेगा आपसे? तो याद रखिएगा सूरत। ठीक है, और गुजरात किस नदी किनारे स्थित है? मतलब सूरत किस नदी किनारे स्थित है? तो याद रखना है ताप्ती। प्रॉपर तो पूछेगा सूरत किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी किनारे स्थित है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम तरफ से बहती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। एक देखते हैं ट्राम्बे, मतलब ये क्या है? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मिटा देते हैं, जगह कम पड़ गया है। आगे क्या देखने वाले हैं? आगे देखेंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता
ओके, ये समझिएगा रेडियो सक्रियता क्या होता है। ओके, समझिएगा ध्यान से। देखिए रेडियो सक्रियता आपसे पूछेगा, अगर, ठीक है, अगर 82 या उससे अधिक वाले तत्व, 82 या उससे अधिक वाले तत्व आपको देखने को मिले, ठीक है, 82 या उससे, एक चीज याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, 82 या उससे अधिक, 82 या उससे अधिक वाले तत्व क्या होते हैं, तो वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, 82 या उससे अधिक तत्व आपको दिखे तो वो क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ओके, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। ओके, क्या होते हैं, तो वो अस्थायी होते हैं, जो अपना अस्थायी तत्व बनाने के लिए, या ठीक है, जो अस्थायी तत्व करने के लिए क्या करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करती है। ठीक है, जो अपना अस्थायी, ठीक है, जो अपना अस्थायित्व बनाने के लिए, अस्थायित्व बनाने के लिए क्या करते हैं, अस्थायित्व बनाने के लिए स्वतः, मतलब स्वयं जो है, स्वतः अल्फा बीटा गामा, स्वतः अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करने लगती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो है वो उत्सर्जित करने लगती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करने लगती है। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोले, रेडियो सक्रियता किसे बोलेंगे, अगर आपको 82 या उससे अधिक अस्थायी तत्व जो अपना अस्थायी तत्व बनाने के लिए क्या करते हैं, स्वतः अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो रेडियो सक्रियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता बोलते हैं इस प्रक्रिया को, रेडियो सक्रियता बोलते हैं। ओके, याद रखना है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। रेडियो सक्रियता की खोज आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कि रेडियो सक्रियता की खोज जो किए थे, इसके खोज कौन किए थे, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे, तो खोज आपको याद रखना है, हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे, तो वो किए थे हेनरी बैक्यूलर। ठीक है, और आपको और भी चीज देखने को मिलेगा, हेनरी बैक्यूलर, ठीक है, उसके बाद पी क्यूरी, एम क्यूरी, पी क्यूरी, एम क्यूरी, ठीक है, पी क्यूरी, एम क्यूरी, ये तीनों को जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, क्या बोले, पी क्यूरी, एम क्यूरी। ओके, पी क्यूरी, एम क्यूरी, तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार जो मिला था, ये कब मिला था, तो 1903 में, याद रखिएगा, तीनों को नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था। किस क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था ये तीनों को नोबेल पुरस्कार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पी क्यूरी, एम क्यूरी, ठीक है, हेनरी बैक्यूलर, इस सबको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, तो याद रखना है 1903 में मिला था, पी क्यूरी और एम क्यूरी को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैडम क्यूरी को जो है, मैडम क्यूरी को मतलब कि एम क्यूरी की जो है, एम क्यूरी की जो है एक बार नोबेल पुरस्कार और मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किसको जो है, इनमें किसको जो है नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है, तो क्या बोलेंगे, एम क्यूरी। एम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार 1911 में, क्या बोलेंगे, 1911 में रसायन के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, तो एम क्यूरी को। ठीक है, एम क्यूरी को कब मिला नोबेल पुरस्कार, तो मतलब मैडम क्यूरी को जो है, एम मतलब क्या होगा, मैडम क्यूरी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के क्षेत्र में कब मिला था, तो क्या बोलेंगे, 1911 में मिला था। कब मिला था, 1911 में मिला था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा
जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, मतलब आवेश पूछेगा। जैसे कि अल्फा पे कैसा आवेश होगा? अल्फा पे कैसा आवेश होगा? तो अल्फा पे जो है प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। अल्फा पे प्लस होता है। अल्फा पे कैसा आवेश? तो प्लस होता है। इस पे कैसा होता है? तो माइनस होता है। बीटा पे माइनस चार्ज होता है और गामा पे जीरो चार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा पे प्लस, बीटा पे माइनस। तो इसकी प्रकृति जब पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे? अल्फा पे प्लस होता है चार्ज, बीटा पे माइनस होता है और गामा पे उदासीन होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं में से, यही तीनों में से पूछेगा कि इनमें से किसका वेधन क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गामा का जो है भेदन, मतलब भेदने की क्षमता जो है ये ज़्यादा होती है। ओके, और आयनन क्षमता पूछेगा आपसे कि आयनन क्षमता किसकी होती है ज़्यादा? आयनन क्षमता पूछेगा किसकी ज़्यादा होती है, तो क्या बोलेंगे? तो अल्फा की होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्लस होती है, इस पर प्लस चार्ज होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रेडियो सक्रियता की माप पूछेगा आपसे। ठीक है, रेडियो सक्रियता जो है इसे मापा किससे जाता है? मापते किससे हैं? मापा किससे जाता है? तो याद रखिएगा जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो जीएम काउंटर से की जाती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देके समझाने का प्रयास करते हैं। आपको क्या बोले थे यहाँ पर? यहाँ समझिएगा, अगर 82 या उससे अधिक अस्थाई, ठीक है, 82 अगर 82 है या उससे अधिक तत्व है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। ठीक है, अगर 82 या उससे अधिक रहे तो क्या होगा? तत्व, तो क्या कहलाएगा? अस्थाई कहलाएगा। और अस्थायित्व बनाने के लिए क्या करते हैं? वो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन कराएंगे तो अब तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे कि यूरेनियम 92 और यूरेनियम 235। ठीक है, तो इसे क्या बोलते थे? इसे हम भार बोलते थे। कौन सा भार बोलते थे? तो परमाणु भार बोलते थे। और इसे क्या बोलते थे? परमाणु क्रमांक बोलते थे। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से। क्वेश्चन जब दिया रहे तो आपको कंडीशन क्या लगाना है? परमाणु क्रमांक में जो है तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। मतलब कि परमाणु क्रमांक में, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे ना, तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है? 2 की कमी हो जाती है। परमाणु क्रमांक में क्या होती है? 2 की कमी हो जाती है। ओके, और परमाणु भार में क्या होता है? इसमें 4 की कमी हो जाती है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दिया रहेगा यूरेनियम 235, मतलब यूरेनियम 235 परमाणु भार दिया रहेगा और यूरेनियम जो है परमाणु क्रमांक 92 दिया रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि यूरेनियम 235 में 4 घटा देना है। जैसे कि यूरेनियम ये हो गया, तो यूरेनियम 235 में 4 घटाएंगे तो क्या लिख लेगा? यूरेनियम 231 लिख लेगा। ठीक है, यूरेनियम 231 भार निकल जाएगा, परमाणु भार। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि परमाणु क्रमांक में 2 घटाना है। तो परमाणु क्रमांक कितना घटाना है? तो परमाणु क्रमांक में जो है 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तब बता दीजिएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। जब इस कंडीशन में जब दिया रहे तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब यूरेनियम 235 परमाणु भार रहे और यूरेनियम जो है परमाणु क्रमांक 92 रहे और अल्फा किरण जब उत्सर्जित करे, अल्फा किरण जब उत्सर्जित करे, ठीक है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे आप? क्या कंडीशन लगाएंगे? फिर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, मान ले इस तरह से दिया रहे, ठीक है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 92। ठीक है, तो यूरेनियम जो है परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, यूरेनियम 92 क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया, क्योंकि नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अल्फा किरण जो है उत्सर्जित करता है। अल्फा किरण क्या करता है? वो उत्सर्जित करता है। ओके,
अल्फा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, परमाणु भार में 4 की कमी कर देना है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देना है। ठीक है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, इससे क्या होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरह से लगाना है। ओके, देखिएगा, वही चीज लागू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम जो है परमाणु क्रमांक कितना आता है, 92 है। ठीक है, और अगर बीटा क्या है, अगर बीटा किरण उत्सर्जित करे, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में कितनी की वृद्धि होगी और परमाणु भार में कितने की वृद्धि होगी, वो कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से जब दिया रहे और बीटा किरण उत्सर्जित हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, तो इस कंडीशन में क्या करना है, परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परमाणु भार जो है भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब बीटा किरण उत्सर्जित करता है ना, तो परमाणु भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और परमाणु क्रमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नीचे वाला परमाणु क्रमांक हो गया, नीचे वाला पे परमाणु क्रमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ओके, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नीचे वाला में क्या करना है, 1 की वृद्धि कर देना है, 1 की वृद्धि कर देना है। ओके, अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 93। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा यूरेनियम 235 परमाणु भार है, यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 है, और बीटा किरण उत्सर्जित कर रहा है, बीटा किरण उत्सर्जित कर रहा है। इसमें इस कंडीशन में क्या करना है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देना है। ठीक है, और परमाणु भार में वृद्धि नहीं होता है इस कंडीशन में, तो परमाणु क्रमांक में जब 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यूरेनियम 93 हो जाएगा, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो परमाणु भार जो है 35 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये लागू करना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, और यही चीज को क्या बोलते हैं, यही सब नियम को क्या बोलते हैं, वर्ग विस्थापन का नियम बोलते हैं। ठीक है, इस सब नियम को क्या बोलते हैं, वर्ग विस्थापन का नियम बोलते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिए होंगे, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा E बराबर mc², E बराबर mc² पूछेगा आपसे। ठीक है, और E बराबर mc² दिया कौन था, आइंस्टीन दिया था, आइंस्टीन दिया था, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को कब मिला था, 1921 को मिला था, 1921 में मिला था। ठीक है, ई क्या हो गया, तो ई हो गया एनर्जी, ई क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, एम क्या हो गया, मास हो गया, मतलब द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और सी क्या हो गया, तो प्रकाश का वेग हो गया, प्रकाश का वेग हो गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, इसे क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। और इसे दिया कौन था, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब अगला क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, देखिए समझ में मुझे भी आता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा यहाँ पर यार। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे देगा, जब यूरेनियम एक तो तत्व है, यूरेनियम तो तत्व है, जब यूरेनियम में परमाणु भार 235 रहे, ठीक है, और यूरेनियम में परमाणु क्रमांक 92 रहे, और अल्फा किरण अगर उत्सर्जित हो, अल्फा हो, तो वर्ग विस्थापन में इसका मान कितना हो जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब अल्फा किरण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देना है, तो 2 की कमी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और परमाणु भार में 4 की कमी कर देना है तो यूरेनियम 231 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, जब अल्फा किरण उत्सर्जित होता है तब ये कंडीशन लागू करना है। अब देखिए बीटा किरण जब उत्सर्जित हो तो इसमें क्या करना है, परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो है उतने रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में जो है 1 की वृद्धि हो जाती है। तो परमाणु क्रमांक में जब 1 की वृद्धि किए तो यूरेनियम 93 हो जाएगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक, और यूरेनियम भार कितना हो जाएगा, तो भार उतना ही रहेगा। बस यही है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिख के तो आज इस पढ़ना स्टार्ट किया ना, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छे से
आपको और भी अगले वीडियो में बता देंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर लूसेंट आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।